मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं श्रीमती अलकेश त्यागी जी, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से बतौर जॉइंट डायरेक्टर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही रिटायर हुई हैं। ये बहुत ही विदुषी महिला हैं और बहुत ही यशस्वी इनका जीवन रहा है। भारत सरकार में इन्होंने 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और विभिन्न मंत्रालयों के कार्य को संभाला है, जो इनके जीवन के कई बहुत विशेष पक्ष हैं। यानी इनका जीवन विशेषताओं से भरा हुआ है। जहाँ सरकारी सेवाएं की, वहीं रोटियां बनाते बनाते गीत गुनगुनाए, कविताएं लिखी, वहीं आध्यात्म से भी जुड़ी और नव आगंतुकों को बहुत प्रोत्साहित किया। मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ। अलकेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज हम इनसे जीवन के गूढ़ और हल्के फुल्के सब तरह के विषयों पे एक छोटी सी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। अलकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए आप। देखिए मधु जी, बहुत ही साधारण किसान परिवार से मैं संबंध रखती हूँ और मेरे फादर यहाँ पर दिल्ली में सर्विस में थे, पोस्टल डिपार्टमेंट में जी। लेकिन 5वीं तक मेरा लालन पालन गांव में ही हुआ है। प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा है वो गांव में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है जी। और उसके बाद 5वीं के बाद मेरे फादर मुझे यहाँ 6ठी क्लास से लेके आए। लेकिन मुझे यहाँ घर सब इतने छोटे लगते थे कि मुझे लगता था दम घुट रहा है ना, मुझे यहाँ का पानी अच्छा लगता था। तो उन्होंने, क्योंकि गांव में इतना खुलापन था और यहाँ के कमरों वाले मकानों में रहना सरकारी आवास था, फिर मेरे फादर ने मुझे, ताकि मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाऊँ थोड़े शहरी वातावरण के लिए, मुझे 1 साल जो है 6ठी कक्षा जो है हमारे गांव के पास जो कस्बा था अमरोहा, सुना होगा आपने नाम, वहाँ रख के मुझे 6ठी कक्षा तक पढ़ाया। फिर 7वीं से मैं दिल्ली में। मतलब बेसिकली आप अमरोहा के रहने वाली हैं? हाँ, अमरोहा अब तो जिला बन गया है, उस समय तहसील था जी। तो वहीं हमारा गांव पड़ता है। तो यही कारण है कि अभी तक आपका जो गांव से प्रेम है वो कम नहीं हुआ? हाँ, नहीं, वो भी कारण है। और मेरा फिर विवाह भी एक हापुड़ के गांव में हो गया तो गांव से प्रेम हमेशा ही बना रहा है, गांव से संबंध भी हमेशा ही बना रहा। यानी अब आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि आओ चले गांव की ओर, आप गांव आपने कभी छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये फिर शिक्षा आपने कहाँ तक की और क्या क्या आगे चला सिलसिला? देखिए, उसके बाद जो है मैं यहीं आके मैंने हायर सेकेंडरी की। उस समय हायर सेकेंडरी होती थी दिल्ली में। और हायर सेकेंडरी मैंने 11वीं क्लास। और फिर बीएससी ऑनर्स मैथ्स में मैंने एडमिशन लिया जी, दयाल सिंह कॉलेज में। उसके बाद क्या था कि ये उस समय हमारी किरण बेदी जी आईपीएस आई थी, तो उनको देख के, जैसे सबकी आजकल की लड़कियों की जो रोल मॉडल हैं वो ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन है, हमारी वो रोल मॉडल थी। हमने जो है दिल्ली पुलिस में वो किया और दिल्ली पुलिस में हम सेलेक्ट हो गए। दिल्ली पुलिस में चले गए, पढ़ाई बीच में ही छोड़ के। किरण बेदी जी को देख के? हाँ, उनके उसमें जिसको बोलने प्रेरणा से ही। तो नहीं, वो थी भी। हाँ, थी भी अपने समय की, पहली अपने समय की आइकॉन रही वो। नहीं, वो पहली महिला आईपीएस महिला अधिकारी थी जी। तो उस समय की लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी, क्योंकि एक बिल्कुल उन्होंने एक उसको तोड़ा था, मिथ को कि सिर्फ क्योंकि पुरुष ही कर सकते हैं। पुरुष वर्चस्व वाला वो है, तो उसको तोड़ने वाली। तो और उन्होंने केवल तोड़ा ही नहीं, नए उन्होंने पुरुषों के लिए भी नए मापदंड उन्होंने सेट किए। अच्छा, तो कब तक रही फिर पुलिस में आप? फिर मैं 83 तक रही। यानी कब से कब तक? 76 से 83 तक। अच्छा, दिल्ली पुलिस में रही। तो उसमें भी वहाँ पुलिस वाले कह रहे थे, मैडम आप यहाँ क्यों आ गई, आपको इतना पढ़ने लिखने का शौक है? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। तो उन्हीं में से एक सहयोगी ने जो है ये सर्विस का वो दे दिया मुझे, ला के फॉर्म भर दिया मैंने। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के निकले हुए थे
और फिर मेरा इसके लिए चयन हो गया इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में। यानी पुलिस वालों ने ही आपको यहाँ भेज दिया? पुलिस वालों ने भेज दिया। कि आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो उसी तरह के काम करें आप तो। अच्छा, उसी क्षेत्र में जाइए। अच्छा, तो फिर ऐसे मैं यहाँ पहुँच गई क्योंकि आज सुबह मैंने दिल्ली पुलिस में वो की थी, मतलब सेवा की थी, और दोपहर को आके मैंने शास्त्री भवन में ज्वाइन कर लिया। शास्त्री भवन का कैरियर आपका और समय कैसा रहा? तो बहुत अच्छे दिन थे उस समय, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं अब तो बहुत जो है जीवन फास्ट भी हो गया है और थोड़ा असुरक्षित भी हो गया है। उस समय बहुत अच्छे थे 80s के, तो वो समय ठीक था, बदलाव आना शुरू हो रहा था उस समय सामाजिक संरचनाओं में, संस्थाओं में। तो बहुत अच्छा समय रहा। मतलब आपको सहयोगियों से सहयोग मिला, कुलीग से या सीनियर से मिला, यानी वहाँ पे आपको किससे सीखने को मिला? देखो मैं उस तरह की थी कि मैं हर किसी से सीखती थी। सीखने के लिए मैंने कभी ये चीज़ नहीं रखी कि इससे सीखना है, इससे नहीं सीखना है। अच्छा, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है और सामने आप होते हुए देखते हो तो आप किसी से भी सीख सकते हो ना। उसमें आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर कोई मतलब आपका सहयोगी कुछ कर रहा है तो इससे नहीं सीखना है, मुझे बड़े से ही सीखना होगा, ऐसा नहीं है। मैं सहयोगियों से भी सीखा, अपने अधीनस्थों से भी सीखा और अपने सीनियर से भी सीखा। क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो आपके अंदर घटती है जी, वो बाहर से इम्पोज नहीं की जाती है। जो बाहर से इम्पोज की जाती है वो तो हो सकता है कि तुम्हें कौन सिखाएगा कौन नहीं सिखाएगा, लेकिन जब आपको खुद सीखना है, स्वयं सीखना है, तो उसके लिए ये चीज़ें जो हैं बेमानी हो जाती हैं। वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रश्न है दिल में है कि क्या सरकारी सर्विसेज में भी कुछ जात पात का उस समय कुछ था असर या नहीं था? मैंने तो अपने सेवा काल के अंतिम दिनों में ये चर्चाएं ज़्यादा सुनी हैं। अच्छा, जब हम आए थे सर्विस में, या जब तक भी मैंने मतलब 76 में आई हूँ और 2017 में जो है 1976 से 2017 में मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, तो मैंने कभी इस तरह का कहीं होते हुए सुना भी नहीं कि मुझे उससे नहीं सीखना है ना, या उससे ऐसा कहीं ना मैंने औरों के मुंह से सुना, ना मेरे अपने साथ ऐसा कुछ हुआ। जी, वैसे सबसे ज़्यादा असर किस अफसर का या किस मैडम का रहा आपके ऊपर? देखिए, दिल्ली पुलिस की एक घटना मैं बताती हूँ। तब मैं कविता लिखने का शौक़ मुझे बचपन से था जी। तो दिल्ली पुलिस में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी पुरानी पुलिस लाइन में। तो हमारे एक IPS होते थे उस समय जो इंचार्ज थे पुरानी पुलिस लाइन में, राजन मिश्र। तो वहाँ एक लाइब्रेरी थी, मैं उसमें बैठ के जो है कुछ पढ़ रही थी। आप पढ़ रही थी, इतने में वो दौरे पे आ गए, पूरे उसको पुलिस लाइन्स का निरीक्षण कर रहे होंगे, पूरा उनके साथ अमला था। अब वो जब आए तो मैं इतनी एनग्रॉस थी पढ़ाई में कि पढ़ने में कि मुझे तल्लीनता इतनी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कौन आया। लेकिन अचानक ही मुझे लगा कि मेरी जो मैं पढ़ रही थी पुस्तक, उसके ऊपर कुछ छाया पड़ रही है। तो मैंने सिर उठा के देखा तो देखा पूरा दल बल आसपास खड़ा था। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे उस समय मैं ट्रेनिंग में ही थी जी। तो वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्हें लगा कि एक मतलब SP साहब की बहुत वो हुकूमत दिली हुई है, ना मैं खड़ी हुई ना मैंने विश किया कुछ। तो मैं खड़ी उस समय हुई तो, लेकिन देर हो चुकी थी, मैं तो बहुत देर से बैठी थी, पता नहीं वो लोग कब से खड़े थे। तो वो बहुत जो अनुशासनात्मक जो बातें होती हैं वो सुनाने लग गए मुझे। तो जो IPS थे हमारे जो सर थे राजन मिश्र जी, उन्होंने उनको रोका, फिर पूछा मुझसे क्या पढ़ रही थी, मेरे बारे में जानकारी इकट्ठी करी। फिर जो वो मुझे दंड देना चाहते थे हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उन्होंने कहा नहीं, इसे जो है कल से ही जो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास थी कि वहाँ इन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। इस लाइब्रेरी की देखभाल यही करेंगी और इनकी ड्यूटी यहीं लगाई जाती है। और मुझसे कहा खूब पढ़ो। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ पढ़ती लिखती हैं कि कुछ छपती नहीं। मैंने कहा सर मैं तो बस पढ़ती, आत्मतुष्टि के लिए लिखती हूँ। फिर उन्होंने कहा आप भेजिए, आप छपेंगी भी नहीं। फिर मैंने कहीं भेजा, तब मेरी पहली कविता छपी। तो ये मेरा, उनको मैं कभी नहीं भूल पाई। राजन मिश्रा जी जो है IPS, वो आपके एक तरह से बिल्कुल माइलस्टोन की तरह उन्होंने रोल किया, आपकी चीज़ को अप्रिशिएट किया। मतलब इतने वो होके, सीनियर होके, वरिष्ठ अधिकारी होके,
छोटे एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचना और फिर उसको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, बड़ी बात है। ऐसी कोई स्मृति जो आज भी गुदगुदा जाती है आपको? बस यही है कि एक जो सबसे अच्छा एक मुझे जो क्षण याद आते हैं वो ये है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जी की डेथ हो गई थी। वो भी तब हमारे ट्रेनिंग के दौरान के वो थे। तो हमने किरण बेदी जी को पहली बार वहाँ ड्यूटी पे साक्षात देखा, मतलब जिनसे प्रेरित होकर हम आए थे पुलिस में, वो हमें वहाँ देखने को मिली। एंड उनका कद हालांकि कई अफसरों से छोटा था, बट उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, उसने इतना इम्प्रेस किया कि मतलब वो भारी पड़ रही थी बड़े बड़े IPS ऑफिसर पे। तो वो जो क्षण थे वो मेरे मन में बहुत अंकित हो गए। आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में रहते हुए आपने कौन कौन से मंत्रालय विशेष तौर से आपने अटेंड किए और जिसमें आपको काम करने में आनंद भी आया? देखो, जहाँ तक काम में आनंद की बात है, मेरा ये सिद्धांत शुरू से ही रहा कि काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, काम पे हावी होना है। मतलब ये है कि काम सीख लेना है, क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं, दिल्ली पुलिस से इधर आई, इधर से भी पहले आकाशवाणी में गई, दूसरे अनुभव में रही, फिर RNI गई, फिर PIB आई, तो अलग अलग जगह के अनुभव तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन जो कार्य उस समय आपको निष्पादित करना है, जो वर्क विशेष आपको दिया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी करके और उस पर काम करने में आनंद अलग आता है। क्योंकि फिर ना आपको कोई डरा सकता है, ना कोई आपको ज़बरदस्ती करवा सकता है जी। तो ये चीज़ जो, इसलिए मुझे हर समय हर जगह हर काम ने आनंद दिया है। और मैंने अपने इस सिद्धांत को जीवन में हमेशा ये रखा। जो मेरे सीनियर होते थे उनसे भी पूछ के, अगर वो कहते थे ये करना है, तो ज़रूर पूछती थी क्यों करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो ये बताइए कि ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही क्यों करना है जी। मतलब एक है क्वेश्चन हमेशा रहा। हाँ, जिज्ञासा ये रहती थी कि ये समझ आ जाए कि क्यों करना है, तो फिर अकेले भी करना पड़ेगा तो कर लेंगे, समझने की बड़ी वो रहती थी। और इसीलिए जो है मुझे जो है PIB के, मुझे लगता है मैंने जब शुरुआत में आई थी तो दूसरों के साथ लगी थी, मैं सीनियर ऑफिसर्स के साथ मुझे लगाया गया था सीखने के लिए। तो उस समय तो मैं इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं लेती थी, लेकिन उनको देख के मैंने ये सीख लिया था कि हाँ, क्यों लेना है निर्णय, कब लेना है और कैसे लेना है। तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंट चार्ज मिला तो फिर PIO के तौर पे आपको कौन अच्छा लगा? PIO के तौर पे मैं आई थी दीपक संधू जी के समय में। अच्छा। और उनकी जो बातचीत में माधुर्य था ना, और जो चीज़ों पे उनकी पकड़ थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, उनका माधुर्य था बातों में? उनकी बातों में इतनी मिठास थी। तो जब वो संधू, बल्कि मुझे फिर बाद में मैंने उनसे पूछा भी एक बार, मैंने कहा मैम आप हिमाचल से हैं क्या? क्योंकि जो संधू जैसे उनका सरनेम था, तो उससे मुझे लगता था कि सिखों की भाषा में एक खड़ापन है, जो कि उनकी बातों में वो चीज़ नहीं थी। तो शायद वो हिमाचली टच था उनकी बात में, जैसे बच्चे हिमाचल वाला माधुर्य था। और उसके बाद नरेंद्र जी नहीं, उनके साथ मैंने काम नहीं किया। उनके जाने के बाद मैं PIB में आई थी, बताया ना, मैं दीपक संधू मैडम के समय में PIB आई। उसके बाद मैंने नीलम कपूर मैडम के साथ भी काम किया है। अपने काम की वो भी बहुत माहिर थी। उनकी भी अपने काम पे बहुत पकड़ थी, और काफ़ी दिलेर ऑफिसर थी, जो काम करती थी वो पूरी उससे शिद्दत से करती थी। और जिसको बोलना चाहिए, मैं उनकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग देखने के बाद लगता था कि वो अपने विचार उनके बहुत क्लियर होते थे। तो वो जो उनके साथ काम करने वाला है, उसको भी एक क्लियर वो मिल जाता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब आपको जो है असमंजस की स्थिति में नहीं रहना पड़ता था उनके साथ काम करके। इतने वर्षों के अनुभव के बाद आज आप जो नए एंट्रेंट हैं, जो नए वहाँ भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए कोई आप अपना कोई अनुभव या अपनी कोई टिप देना चाहेंगी कि हाँ, कैसे वो एक सफल कैरियर वहाँ पर? देखिए, ऐसे तो मधु जी मैं आपको बताऊं, जहाँ तक सफलता का बात है, आजकल मुझे लगता है आजकल के न्यू एंट्रेंट शायद हम लोगों से ज़्यादा सफल हैं, क्योंकि सफलता की परिभाषा भी बदल चुकी है जी। लेकिन अगर उन्हें स्थायी सफलता या लॉन्ग लास्टिंग ये चाहिए, इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा
अपने आप को तपाना पड़ता है। तपाना, जब मैं कहती हूँ कि तपाना पड़ता है तो मतलब ये है कि आपको सीखना पड़ता है। मतलब अभी स्थिति ये है कि अभी आते ही सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि ट्रेनिंग करके लोग आते हैं तो सोचते हैं हमें आता है, लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना कुछ घटता है, इतना कुछ होता है कि उनकी बारीकियों को, उनके प्रभावों को समझने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। ज़िंदगी बीत जाती है कि हमारी किस बात का क्या प्रभाव पड़ना है समाज पर, संस्था पर, खुद पर। जी। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हर चीज़ को आती भी हो ना, तब भी जो है उसे सीखने की दृष्टि से ही, समझने की दृष्टि से ही लेना चाहिए कि अगर कहीं कोई कमी हो, रह गई हो हमारी समझ में या कुछ हो, तो उसकी भरपाई हो जाए। जी। अब ये बताइए, आपकी रोटी बनाते बनाते आप कविताएं कैसे लिखती थी, असली चीज़ बताइए आप। ये भी बड़ी एक रोचक आपने रोचक प्रश्न पूछा है। असल में मैंने जैसे बताया, मेरा बचपन गांव में बीता, तो लोक गीतों से, लोक संगीत से परिचय रहा। और वो बचपन में, क्योंकि मेरे ख्याल जिस समय हमारा पालन पोषण हुआ उस वक्त भजन कीर्तन का बहुत घरों में बुलौए होते थे। हाँ, होते थे, वो भी होते थे आए दिन किसी ना किसी के। हाँ, किसी ना किसी बहाने से। अब मैंने देखा है पार्कों में वो परंपरा फिर से पनप रही है। पार्कों में होते देखा है कि महिलाएं बैठ के करती हैं, लेकिन पहले बस बहाना ढूंढा जाता था घर घर में। हाँ, जिसका मुंडन है, हाँ, आज वो पहली बार बारात में गया है, बच्चा छोटा पहली बार बारात जाता था, तब गाने हो जाते थे। मतलब औरतों का जीवन ज्यादा अच्छा था ना। नहीं, उसका कारण भावनात्मक जीवन। नहीं, भावनात्मक जीवन से नहीं। देखिए, इतने संसाधन नहीं थे। अभी तो हम मूढ़ों की तरह जो है, कभी व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, कभी टीवी में लगे हुए हैं, कभी और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। लेकिन जब उस समय कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो जो रियल सोशल इंटरेक्शन था वही साधन था। और रियल सोशल इंटरेक्शन के लिए कोई कारण होना चाहिए, तो वो कारण ढूंढ लिए जाते थे कि भाई आज ये हो गया तो चलो आओ, आज इस चीज़ के गाने हैं, आज इस चीज़ के गाने हैं, किसी ना किसी। और फिर एक चीज़ और है कि बड़ा अनुशासित जीवन था पहले लोगों का। घर में आप बूढ़ों से ऊंचा नीचे बोल सकते थे, माता पिता हों। और फिर अब तो उतने परिवार में लोग रहते भी नहीं हैं। उस समय तो 3-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, तो सबका जो मतलब जो नियत वो है, मर्यादा है, उसके साथ आपको एक मर्यादित जीवन जीना होता था। अनुशासन, मर्यादा, ये सब चीज़ों में बंधा आदमी जीता था। तो ये जो मौके थे ना, ये गानों के माध्यम से आपको उन मर्यादाओं को तोड़ने का वो भी देते थे, अवसर देते थे, मन की निकालने की भी वो देते थे। और फिर जो नई साड़ी आई है, नया जेवर आया है, वो दिखाने का भी अवसर था। वो कहाँ दिखाएं, तो यही फैशन शो तो होते नहीं थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका भी वही माध्यम था। तो उस समय ना बुलबुए में नई साड़ी, नया सब पहन कर, बिल्कुल बिल्कुल, वो नए कपड़े पहन के जाना, चर्चा भी हो जाती थी। हाँ बिल्कुल, मेरे उन्हें ला के दिए है। बिल्कुल जी, बहुत दूर दूर तक ये चीज़ें निकलती थी। और ना ये गेट टुगेदर जो होते थे, ये सबको, अब आप फिर जात पात की बात कर रही थी, यहाँ पे भी सातों जात इकट्ठी होती थी। मतलब ये नहीं था कि वो एक वर्ग विशेष का ही वो होता था, सबके अपने अपनी भूमिकाएं थी, अपने अपने रोल थे, सभी इकट्ठे होते थे और सभी आपस में हंसी ठिठोली भी करते थे, कहते सुनते भी थे, गीत और भजन जो भी अवसर के। कुंठा से ग्रस्त हाँ, नहीं थी कोई महिला। कुंठा निकालने का, यही तो कुंठा निकालने का जो अब इस समय है, कुंठी इसलिए क्योंकि जो अकेले है। हाँ, कोई उसके लाखों रुपए के कपड़े नहीं देख रहा, कोई ज्वेलरी नहीं देख रहा, उसके लिए उनको झूठी पार्टीज में जाना पड़ता है। आत्मा की बात फिर रह जाती है। बिल्कुल, आत्मा की जो बात है, आत्मा की बात जब आपने कही तो इसमें एक चीज़ और कि बताया है, हमारे तो मनीषी कह के गए हैं कि ये भोजन तो हमारे शरीर के लिए है, चिंतन मनन हमारे मन के, उसके लिए, माइंड के लिए है, मन के लिए है, लेकिन आत्मा का भी भोजन है जो भजन है। तो उस आत्मा के भोजन के लिए तो आदमी आज तरस रहा है, क्योंकि मौके नहीं मिलते। अब तो काफ़ी बाढ़ सी आई हुई है वैसे धार्मिक चैनलों की, और ये तो लोगों को काफी पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो गया ना। पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन एवेन्यूज बन रहे हैं धीरे धीरे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस तरफ लोगों का रुझान इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। तो कुछ कविताएं हो जाए ना रोटी बनाते बनाते, और मोहल्ले में सबसे आपने सीखा है तो कुछ गीत हो जाए, कोई कविता हो जाए।
अब जब आपने रोटी बनाते बनाते वाली कविता पूछी है तो मैं आपको एक कविता कैसे लिखती हूँ इस पे एक कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है कविता। कविता तू सखी है मेरे अंतरंग क्षणों की, कितनों ने पूछा है कब और कैसे लिखा है मैंने तुझे। क्या बताऊं तुझे मैंने सोचा है कढ़ाई में करछी चलाते हुए, सब्जी काटते हुए, कितनी ही बार दूध उफन कर बहा है, सब्जी लगकर जली है, जब जब तू मेरे शब्दों में ढली है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुझे सोचते हुए, खाना परोसते हुए, कितनी ही बार सब्जी की कटोरी में दाल और दाल की कटोरी में सब्जी डाली है। इस तरह मैंने कविता तू पाली है। वाह वाह, क्या बात है। सरकारी दफ्तर में काम के क्षण में, तेरी लगन में, चिंतन मनन में, कितनी ही बार अफसर की फाइल सहायक को और सहायक की फाइल अफसर को भेजी है। कविता मैंने तू इस तरह सहेजी है। क्या बात है। सड़क नापते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, विज्ञापन के बोर्ड पढ़ते हुए, तू बार बार मन में कौंधी है। शब्दों में ढलने तक तूने बार बार मेरे मन की जमीन रौंदी है। क्या बात, क्या बात। आकाश के एहसास को, प्रकृति की प्यास को, परिस्थिति की मार को, समय की धार को पहचानने का प्रयास बन जब भी तू मेरी चेतना से गुजरी है, तब मेरे शब्दों में तू ही संवेदना बन उभरी है। क्या बात। बच्चे की हंसी को, माँ की बेबसी को, प्रेमिका के ख्वाब को, गणिका के हाव भाव को कलम की स्याही से कागज पर खींचा है। कविता इस तरह मैंने तुझे सींचा है। क्या बात। तू गवाह है मेरे एकांत मनन की, हर्ष की, अवसाद की। मैंने दुख सुख सच सोच सब तुझसे कही है। तू ही मेरे शब्दों में पीड़ा बन बही है। क्या बात। विजेता के दर्प को, पराजित की पीड़ा को, पुरुष के दम्भ को, स्त्री की व्रीड़ा को, योगी की चेतना को, भोगी की वेदना को, कलाकार की प्रेरणा को जब जब सिसकते पाया है, उस क्षण के भावों के भार ने कविता तुझे लिखाया है। क्या बात है। संक्षेप में कहूँ तो जब भी जीवन के द्वैत में, भावों के द्वंद्व में ने मन को भरमाया है, या परिस्थिति की आँच ने संवेदना को तपाया है, तब मैंने कविता तुझे और केवल तुझे ही अपने साथ पाया है। क्या बात, क्या बात। तो मेरी कविता का लिखने का बस यही हो रहा है कि जो मन में घुमड़ता रहा, क्रिया प्रतिक्रिया मन पे होती रही, जो भी, उसको मैं लिखती रही। क्या कविता ने या नौकरी ने आपके पारिवारिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को किसी तरह प्रभावित किया है? कोई पतिदेव को, त्यागी जी महाराज को कोई शिकायत हुई कि हम पे ध्यान नहीं देती? वो शिकायत तो हमेशा ही रही कि तू इनमें ही सिर दिए बैठी रहती है कागजों में। लेकिन ऐसा मैंने कहूँगी उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने समझाया मेरे को और मेरी ज़रूरतों को। तो बच्चों ने भी पूरा सहयोग किया है। और क्योंकि पति भी मेरे प्रोफेसर थे, तो पढ़ने लिखने का वो जानते थे, समझते थे, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, जब कभी आप सोचते हो वो तो मौका कोई छोड़ता नहीं है कहने सुनने का तो कोई ना कोई, अरे पति का वो राइट है। हाँ, वो अपने अधिकार को उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। क्या बात है त्यागी जी महाराज, जय हो आपकी। अच्छा, एक आखिरी बात बताइए आज के हम लोगों की गुफ्तगू की, कि जो लोग रिटायर होते हैं तो उनके लिए कुछ बताइए आप, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या जाने लगते हैं या लोनली हो जाते हैं। मतलब इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। इस पे सामाजिक जीवन ऐसा है कि जो व्यक्ति सेवा में है उनका अधिकतर समय कार्यालय में ही व्यतीत हो जाता है, घर में बहुत कम समय दे पाते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी इंसान सोचने लगता है कि बस ऑफिस ही मेरा सब कुछ है, घर के दायित्व तो किसी और के हैं, रिश्तेदारों, पत्नी के, बच्चों के, या जो भी कुछ है। तो वो उस तरह से करते नहीं है। इसके अलावा वो अपनी कोई हॉबी भी डेवलप नहीं करते जी। मतलब कि कहने का मतलब, जो आप जिन्हें कह रही हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी जो दायित्व थे उनके निर्वहन में नौकरी का बहाना करके बचे हों, अपने लिए किसी हॉबी का कोई शौक ना पाला हो, कोई ऐसी मतलब अपनी कोई एक मानसिक विलासिता जो होते ना, हाँ। जैसे बोलते ना, इसको मानसिक विलास भी कह सकते हो आप, कि जो मन को कहीं लगाए रखने के, रमाए रखने के लिए, जैसे पढ़ना हो, लिखना हो, या कोई
किसी तरह का कलात्मक वो हो, कोई म्यूजिक में जाता है, कोई रुचियों को, अपनी रुचियों को जिन्होंने पाला पोसा नहीं होता बिल्कुल, तो वो लोग शायद ऐसी स्थिति में आते हैं। इसलिए मेरा तो सबको यही वो है कि अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें, क्योंकि अगर आप समय से उनका निर्वहन नहीं करेंगे तो वो दुगने होके आएंगे। जब आप जिस समय आप करने योग्य नहीं होंगे उस समय दुगने उससे परेशान करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो संतुष्टि आप में वो करके होगी, वो संतुष्टि के से आप वंचित रह जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे। और अपनी रुचियों को कभी भी ना त्यागें, उनको धीरे धीरे ही सही पर उन्हें पालते पोसते रहें, ताकि जब आपके पास कुछ काम ना रहे तो वो आपकी अच्छी साथी बन के आपका साथ निभाएं। और आपको जो ये अवसाद है या जिस एकाकीपन है, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उससे आपको वो बचाए रखें। जी मित्रों, इन्होंने इतनी बातें बताई तो मुझे भी इनकी कुछ बात याद आ रही है। जब आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में थी और मैं बतौर जर्नलिस्ट वहाँ जाती थी, तो ये कितनी भी फाइल लेके जा रही होती थी किसी बड़े अधिकारी के पास, लेकिन मुझे कहती थी कि यार 3 बजे मिलेंगे कॉफ़ी हाउस में, चाय पी के जाना। तो कितनी भी व्यस्त रही हों, चाय, समोसा और वो बड़ा सांभर बड़ा, ये मेरा इन्होंने कभी माइनस नहीं किया। तो एवरग्रीन स्माइल, नो टेंशन, चाहे कितना भी रश कर रही हूँ, ये इनके व्यक्तित्व की बड़ी खासियत रही कि ऑलवेज स्माइलिंग, और ऑलवेज स्माइल इज़ ऑलवेज वेलकमिंग। आप कहीं पे थोड़ा सा इंतज़ार भी करें और लगे कि सामने वाला सचमुच चाहता है कि आप बैठें, और तो वो फिर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि भाई इतनी बड़ी अफसर हैं, इतनी बिज़ी हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि भाई चाय पिए बगैर मत जाना। तो ये जो इनकी बॉन्डिंग थी वो इतनी 25-30 साल के बाद भी आज मुझे इनसे बांधे हुए है, और मेरी भावना में, मेरे हृदय में हमेशा इनका अक्स रहता है। जबकि हम बहुत कम मिलते हैं, कदा ही फ़ोन पर बात करते हैं। और आज का जो ये दिन निकाला है, ये समझिए बहुत ही ब्लिसफुल या ब्लेसिंगफुल है कि मैं इनके यहाँ पर फ्लैट में इतनी दूर दिल्ली से चल कर के प्रसार कुंज ग्रेटर नोएडा में आई हूँ, और इनका आतिथ्य मिला है सब तरह का, और इतनी अच्छी बात हो रही है। अभी एक मुद्दा छूट गया है, चूँकि ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, तो वो सेकंड इंटरव्यू में जो इनके जीवन का अध्यात्म है, जो ये परमहंस स्वामी योगानंद जी के साथ स्पिरिचुअली वर्षों से जुड़ी हैं, और जो इनका अध्ययन है, उसके लिए भी इतना ही समय चाहिए। तो आप इंतज़ार करिए अगले इनके एपिसोड के लिए। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।